नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। भारतीय सेना के पराक्रम की गवाही तो पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस दे रहा है कि कैसे भारतीय सेना ने उस एयरबेस को तबाह कर दिया। उस भारतीय सेना के पराक्रम की गवाही तो पाकिस्तान का डर दे रहा है, जो सेना में खौफ साफ दिख रहा है पाकिस्तान की सेना में। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यह तो सेना का पराक्रम है। भारत सरकार की डिप्लोमेटिक लेवल पर डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग की बड़ी हार हुई है। विदेशों से, दूसरे देशों से समर्थन नहीं मिला और कोई देश मजबूती से हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। तो यह जीत सेना की जीत है, लेकिन भारत सरकार की डिप्लोमेसी की हार है। अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व डीजीपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करुणा सागर। तो यह डिप्लोमेसी की हार है, यह आरोप कांग्रेस की ओर से, विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है। लेकिन सेना के पराक्रम की गवाही तो पूरा पाकिस्तान दे रहा है। देखिए, सेना के पराक्रम की बात तो हर भारतीय कर रहा है और हर भारतीय को अपने सेना के पराक्रम पर, शौर्य पर, सेना ने जिस तरह का काम दिखाया है 23 मिनटों में, जिस तरह से पाकिस्तान के एयर बेसिस को डैमेज किया गया है, तो उसके लिए तो सभी सल्यूट कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं और पूरा देश कर रहा है, पूरा विपक्ष कर रहा है। बात उसकी नहीं है, बात है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए जो कुछ सवाल उठे हैं। मैं ट्रंप और सीज फायर इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपने जो कहा कूटनीति की बात, विदेश नीति की बात, तो मोदी सरकार पिछले 11 साल से देश को ये जताने की कोशिश कर रही थी कि मोदी की विदेश नीति सबसे ज़्यादा सफल रही है और उनके जो अंधभक्त हैं उन्हें विश्वगुरु कहते हैं। लेकिन आज जब हम इस क्रिटिकल समय में देखते हैं, विदेशी समर्थन जब हमें जिसकी ज़रूरत थी, तो ये साफ दिखता है कि जो विदेश नीति इन्होंने अपनाई है पिछले 11 साल में, वो सिर्फ प्रवासी भारतीयों के एंटरटेनमेंट की बात हुई है। हमारी बहुत सारी प्रवासी भारतीयों से बातचीत होती है। जब भी ये कहीं जाते हैं तो उनके पास गिफ्ट हैम्पर आता है, मिठाई आता है, इनविटेशन कार्ड आता है, पास आता है और उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप आइए और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भाग लीजिए। लेकिन इन्होंने विदेश में जो कूटनीति में जो सफलता मिलनी चाहिए वो इन्हें नहीं मिली। और ऑपरेशन सिंदूर में क्यों हुआ था? क्योंकि 26 भारतीयों को निर्ममता से हत्या की गई थी और सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय थे और ये करने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। तो भारत शुरू से कहता आ रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का नर्सरी है, गढ़ है, वहाँ जननी है। और उसके बाद आपने देखा कि जब ये हो रहा था तो तुरंत बाद आईएमएफ ने पाकिस्तान को 1.5 बिलियन डॉलर्स का लोन दिया। कल एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर्स मनीला में है, उसने 500 मिलियन डॉलर का लोन दिया। और ये सारे पैसे कहीं ना कहीं आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं। लेकिन मतलब कि भारत सरकार की जो डिप्लोमेसी है इन पैसों को मिलने से नहीं रोक पा रही है। सिर्फ वही नहीं, इन पैसों को मिलने से नहीं रोक पा रही है, हम विश्व को इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है और हम आतंकवाद के विक्टिम हैं, हम उससे जूझ रहे हैं। हमारे जो सांसद गए दूसरे देशों में, जो डेलीगेशन गया हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का, उन लोगों ने तो बहुत बखूबी बात रखी। कांग्रेस के भी कई सांसद गए, शशि थरूर गए। 17 मई को भारत सरकार ने डिसाइड किया कि 51 एमपी को विदेशों में भेजा जाएगा। आज लगभग 20 दिन हो गए हैं। आपने कहीं देखा कि किसी भी देश में किसी राजनेता ने भारत के साथ खड़ा होके कोई स्टेटमेंट दिया हो? फोटो जो वहाँ से आ रहे हैं वो
दिख रहा है कि एमपी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कौन एमपी नाच रहे हैं? मैं किसी व्यक्ति का, जो जितने लोग गए हैं, तो अब आप ये बताइए, आपको भेजा गया था बिजनेस ट्रिप पर या फन ट्रिप पे? आपको बिजनेस ट्रिप पे भेजा गया था। आपको बिजनेस क्लास में भेजा गया है, 5 स्टार होटल में रखा जा रहा है, और ये भारत का जो टैक्स पेयर है, आम नागरिक है, वो उसके पैसे दे रहा है। तो आपको जो टास्क दिया गया था कि आप विभिन्न देशों में जाइए, वहाँ के राजनेताओं से मिलिए, और उनको जो भारत का पोजीशन है कि हम आतंकवाद से कैसे जूझ रहे हैं और पाकिस्तान कैसे आतंकवाद फैला रहा है, इसको आप उनको कन्विंस कीजिए। अभी आपने देखा 2 दिन पहले फोटो आता है कि कुछ भारतीय एमपी कुवैत में गाना गा रहे थे, और उसके ठीक अगले दिन कुवैत, जो 19 साल से पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देता था, उसने वीज़ा शुरू कर दिया। तो उसकी पॉलिसी हमारे जाने के बाद पाकिस्तान के फेवर में बदल गई। तो ये कैसी कूटनीति है कि हमारे एमपी ने क्या अचीव किया? अगर ये जाते विभिन्न जो राष्ट्रीय जो कैपिटल्स हैं वहाँ जाते, वहाँ के लीडर, सरकारी अधिकारियों से मिलते, उनके विदेश मंत्री से मिलते, वहाँ के लीडर अपोजिशन से मिलते, और उसके बाद वहाँ से जॉइंट स्टेटमेंट आते कि हाँ, हम भारत के साथ हैं, हम जानते हैं कि भारत एक बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहा है और पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। कहाँ पर चूक हो रही है? यह निश्चित रूप से आनंद शर्मा की भी तो हार है, अगर नहीं जीत पाए। शशि थरूर की भी तो हार है, उन कांग्रेस सांसदों की भी तो हार है जो वहाँ गए इसके लिए। तो चूक कहाँ हो रही है? चूक इस बात में हो रही है कि जो हमारी कूटनीति है, हम विदेशों को अपने बात को कन्विंस करने में फेल रहे हैं। देखिए, कूटनीति, विदेश नीति जो होती है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय है। वो ऐसा नहीं कि आप जाइए और हंसिए और फोटो खिंचा लीजिए। आपने देखा है जेलेंस्की विभिन्न देशों में जाते हैं, आपने कभी भी उनका फोटो हंसते मुस्कुराते हुए ऐसे नहीं देखा, क्योंकि वो एक युद्ध में लड़ रहे हैं। तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक गंभीर है। तो हमारा जो हमारे एमपी गए थे, उनको ये दिखाना था कि हम विक्टिम हैं, और विक्टिम हंसते गाते थोड़ी रहता है। विक्टिम तो दिखाता है कि भाई हम कैसे परेशान हैं, और 78 साल से कैसे पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, और उस आतंकवाद से हम लड़ाई कर रहे हैं, और उसके साथ हम लोगों ने पूरा पेशेंस रखा, पूरी जो एक कूटनीतिक प्रक्रिया होनी चाहिए वो मेंटेन किया। तो आज ये बताइए, जिस देश फ्रांस से हमने राफेल खरीदा वो हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, जिस रशिया से हमने इतने सारे मेघ, रशिया से याद मेरे मन में एक सवाल है, और हमारे दर्शकों के, पूरे भारत के इनफैक्ट लोगों के मन में सवाल है कि भारत का परमानेंट स्थायी दोस्त रशिया रहा है जब सोवियत संघ के ज़माने से। तो क्या ऐसा हुआ कि इस बार जो हम एक तरह से हमने युद्ध ही लड़ा पाकिस्तान के साथ, तो इस युद्ध में हमें वह समर्थन जो सोवियत संघ के ज़माने से मिलता रहा, वह समर्थन नहीं मिला? क्या अब हमारा रसिया वैसा दोस्त नहीं रहा जैसा एक ज़माने में हुआ करता था? और क्या यह बड़ी हार है मोदी सरकार की? ये बहुत बड़ी हार है, क्योंकि एक जो होता है ट्रेडिशनल, आप परिवार होता है, तो आपके जो परिवार के कुछ परमानेंट दोस्त होते हैं, परमानेंट संबंधी होते हैं, उसमें अगर कोई नाराज हो जाए या कोई मुश्किल की घड़ी में आपके साथ खड़ा ना हो, तो आपको उसकी बड़ी चिंता होती है। तो 1971 में, आज से इतने साल पहले, और जब हम इतने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे, सामरिक रूप से उतने मजबूत नहीं थे, और अमेरिका खुलकर पाकिस्तान की तरफ से, ब्रिटेन भी खड़ा था, अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट भेज दिया था अरेबियन सी में, लेकिन रशिया पूरी तरह से हमारे साथ खड़ा रहा। तो ये जो कूटनीति जो पिछले 11 साल की रही है, वो
जिस तरह से सरकार ने चलाया है उसमें जो गंभीरता होनी चाहिए, जब जहाँ पर हमको दोस्त बनाने चाहिए, हम दोस्त को भी खोते जा रहे हैं। मतलब अमेरिका को दोस्त बनाने के चक्कर में हमने रसिया खो दिया, और क्या ऐसा है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री को पता नहीं क्या अमेरिका से फिक्सेशन है, और खासकर डोनाल्ड ट्रंप को वो ट्रंप सरकार अब की बार का नारा देने वाले मोदी जी, और वही ट्रंप ने जितना इस देश को पिछले 15-20 दिन में बेइज्जत किया है उतना किसी ने नहीं किया है। आपने देखा कि सीज फायर की बात, और बार बार उस बात को दोहराना, फिर मध्यस्थता की बात कि आगे भी करेंगे, मध्यस्थता की बात, और वो भी न्यूट्रल वेन्यू में। तो जो हमारी विदेश नीति हमेशा से रही है कि हम पाकिस्तान और भारत का जो विषय है बायलैटरल है, और हम इसमें किसी भी तीसरे देश का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये हम आपस में मिल के बात करेंगे। तो क्या लगता है कांग्रेस को ऐसा कि रसिया जो कि सोवियत संघ के ज़माने से हमारा इतना मजबूत दोस्त रहा है, सामरिक व्यापारिक, वो कहीं ना कहीं जो नई नीति है मोदी सरकार की, इसकी वजह से हमसे दूर जा रहा है? क्या लगता है आपको ऐसा? ऐसा बिल्कुल हो रहा है, और ये दिख रहा है। इसके मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है? और उसका कारण ये है कि जो अमेरिका के साथ जो हमारा जो टिल्ट दिख रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनका दोस्त, जो प्रधानमंत्री का दोस्त अडानी है, उसके बिजनेस इंटरेस्ट को, और पिछले 11 साल में हमारी पूरी कूटनीति, प्रधानमंत्री की जो विदेश नीति रही है, जहाँ जहाँ वो विदेश में गए हैं वहाँ सबसे पहले उन्होंने अडानी के लिए व्यापार का माहौल तैयार किया है। और इस समय आप देख रहे हैं लगातार खबरें आ रही हैं कि अडानी बहुत मुश्किल में फंसा हुआ है अमेरिका में। अमेरिका की एजेंसीज उस पर केस की है, मुकदमा चल रहा है, इंक्वायरी हो रही है। तो आप अमेरिका के सामने इसीलिए आज जब ट्रंप भारत के लिए इस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, तब भी प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। बीजेपी के किसी भी लीडर के द्वारा उस ट्रंप की बातों का खंडन नहीं होता है। तो ये दिखाता है कि हमारी जो विदेश नीति है, जो ट्रेडिशनली एक मजबूत विदेश नीति थी, और देखिए हमारी विदेश नीति की नींव पंडित नेहरू के समय रखी गई थी, और उस समय नॉन अलाइंड मूवमेंट हम गुटनिरपेक्ष है, हम तो गुटनिरपेक्ष। तो उस समय भारत ने किया था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में जो कोल्ड वॉर की स्थिति जो थी, रशिया और चाइना एक तरफ और यूरोप और अमेरिका एक तरफ, तो हम किसी का पार्ट नहीं बनेंगे। मेरा जो इंटरेस्ट है जहां सर्व होगा उसमें हम रहेंगे, और हमने दोनों से दूरी बनाए रखी, लेकिन रशिया के साथ हमारा संबंध दोस्ताना रहा, और बहुत सारी जो हमारी सामरिक ज़रूरतें हैं वो रशिया के द्वारा समय समय पर पूरी हुई हैं, और रशिया एक रिलायबल पार्टनर की तरह हमेशा हमारे साथ पेश आया। अभी आपने देखा कि युद्ध के समय फ्रांस जिसने हमें राफेल दिया, और जितने इतने महंगे दर पे राफेल दिया, उसने सोर्स कोड देने से मना कर दिया। तो ये कहाँ की दोस्ती है? ये ना कोई सही व्यापार है, न सही दोस्ती है। उससे क्या नुकसान हुआ हम लोगों को सोर्स कोड ना देने के? सोर्स कोड नहीं है तो आपका जो आर्मी, जो एयरफोर्स के लोग हैं, उनको जब ज़रूरत पड़ती है मशीन को अपने हिसाब से ट्विक करने की, तो वो नहीं कर सकते हैं जब तक कोई फ्रेंच टेक्नीशियन उसको आकर नहीं करे। तो ये एक महत्वपूर्ण है। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात थी, आज तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कुछ नहीं हुआ है। तो ये इनकी जो पूरी जो विदेश नीति रही है 11 साल में, वो हाउडी मोदी, मोदी मोदी और इवेंट मैनेजमेंट करके, प्रवासी भारतीयों को जमा करके तमाशा क्रिएट करने की रही है। और कहीं भी हमने विदेश के राजनयिकों के साथ जिस तरह की गंभीरता से
चर्चा हमारी नीतियों की होनी चाहिए, हमारे हितों की होनी चाहिए। अब चाइना से देखिए, चाइना को प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि आप विदेशी सामान मत खरीदिए, लेकिन चाइना के साथ हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है और उसके साथ डेफिसिट हमारा $100 बिलियन का है। मतलब हम चाइना के साथ घाटे का सौदा कर रहे हैं और हमारे विदेश मंत्री बोलते हैं कि भाई चाइना बहुत बड़ी इकॉनमी है, हम उनसे नहीं लड़ सकते हैं। तो हमने पहले ही आत्मसमर्पण किया हुआ है, आर्थिक रूप से भी और कूटनीतिक रूप से भी। नहीं, दो आपने बड़े आरोप लगाए भारत सरकार पर। पहला कि अडानी को खुश करने के चक्कर में, अमेरिका से संबंध बेहतर बनाने के चक्कर में हमने रशिया को नाराज कर लिया, और दूसरा कि जिससे राफेल खरीदा हम लोगों ने, फ्रांस, उसने युद्ध के समय में जो सोर्स कोड देने से मना किया, उसकी वजह से हमारी सेना को दिक्कतें आई। ये दोनों आरोप कितने बड़े हैं? ये इतने बड़े हैं कि इससे तो भूचाल आ सकता है। देखिए, ये मैं वही बातें कह रहा हूँ जो मीडिया जिसकी चर्चा कर रही है, विभिन्न पार्टियां इसकी चर्चा करें, विपक्ष जिसकी चर्चा कर रहा है। और इसीलिए विपक्ष ने क्या कहा था कि सबसे पहले तो एक सर्वदलीय मीटिंग हो, ऑल पार्टी मीटिंग हो और उसमें प्रधानमंत्री आए और बताएं। तो उससे बचने के लिए इन्होंने ये एमपी का एक तरीका निकाला और उसके बाद भी 200 एमपीज ने, लोकसभा के 200 एमपी जो 40% के करीब होते हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए, स्पेशल सेशन बुलाइए और आप डिस्कस कीजिए। आपने देखा जब 1962 में हम युद्ध में कमज़ोर थे, हार रहे थे, सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय एक बहुत ही युवा एमपी थे, उनके कहने पर उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने स्पेशल सेशन बुलाया और पूरे युद्ध के दौरान वो स्पेशल सेशन चलता रहा। और व्यक्तिगत स्तर पर जब कई बार जब अटल जी ने अटैक किया सरकार को और शाम को मुलाकात हुई नेहरू जी से, तो उन्होंने बोला कि आज तुमने बहुत अच्छा बोला। तो वो संस्कार था, वो था। आजकल तो हम ये देखते हैं कि सरकार संसद से भागती है, संसद सदन चलते हुए ये पहली बार इस बार देखा जा रहा है कि विपक्ष चाहता है कि सदन चले और सरकार सदन नहीं चलने देती है विभिन्न, ताकि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर डिस्कशन नहीं हो। आपने पिछली बार देखा कि हमने अविश्वास प्रस्ताव लाया, ये जानते हुए कि अविश्वास प्रस्ताव सफल नहीं होने वाला है, लेकिन कारण ये था कि मणिपुर पर डिस्कस करना ज़रूरी था। मणिपुर पे सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो डिस्कशन होने लगा इमरजेंसी पे। इमरजेंसी का और इस अविश्वास प्रस्ताव का कोई संबंध नहीं था, तो मुद्दे से भटकाने की बात। तो ये सरकार जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके आधार पर लोकतंत्र चलता है, उसमें इसका विश्वास नहीं है। और ये बार बार इनके जो एक्शंस हैं, उस एक्शन से साफ दिखता है। तो पूर्व डीजीपी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बड़ा आरोप लगाया है, दो बड़े आरोप। पहला आरोप कि सरकार की जो कूटनीति है मोदी सरकार की, वो फेल हो गई है, क्योंकि हमें समर्थन जो दूसरे देशों से मिलना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद, वो नहीं मिल सका। और दूसरा कि अडानी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के चक्कर में, अमेरिका को खुश करने के चक्कर में हमने रशिया जैसा दोस्त खो दिया है। तो इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे मसले पर जो हमारे देश हित से जुड़ा है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा।